हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 2 सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर का मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी मतलब होता है सेंसिटिविटी मीन्स फीलिंग, इमोशन। तो फीलिंग या इमोशन टुवर्ड्स अदर यानी कि दूसरों के प्रति। हाँ। दूसरों के प्रति जो आपका फीलिंग है, जो आपका इमोशन है, दैट इज सेंसिटिविटी। ठीक है। तो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर, दूसरों के प्रति हमारा फीलिंग, हमारा इमोशन, वही है चैप्टर में। ठीक है। ऐसे तो सेंसिटिविटी का बहुत गहरा मतलब है, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि फीलिंग या इमोशन जो दूसरों के प्रति हम रखते हैं, है ना, वही हुआ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर। ठीक है। देखिए, हम जो इस चैप्टर में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड है, उन सारे वर्ड का वर्ड मीनिंग चैप्टर के लास्ट में हम दे देंगे। तो अगर आप उसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए या आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसको एक दो बार पढ़िए। तो ये चैप्टर जब आप पढ़िएगा, खुद से भी पढ़िएगा, तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप अभी भी लास्ट कर लीजिए, एक ही बार आप वीडियो को लास्ट कर लीजिए और पहले उसको ही नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। तो आपको चैप्टर समझने में और आसानी होगी और वो सारे वर्ड का पावर भी आपको बढ़ जाएगा, वर्ड पावर भी आपकी बढ़ेगी। तो इससे सारे वर्ड का मीनिंग हम लास्ट वीडियो में दे रहे हैं। ओके। मीना सॉ हर 9-year-old son आनंद मेकिंग अ पेंटिंग। हाँ, मीना सॉ मतलब मीना ने देखा अपने 9 साल के बच्चे आनंद को पेंटिंग बनाते हुए। शी वॉज क्यूरियस मतलब ये उत्सुक थी, टू नो मतलब जानने के लिए। हु वॉज गोइंग टू गेट दिस पीस ऑफ आर्ट्स, कौन इस आर्ट को पाने वाला है, यानी कि ये किसके लिए बना रहा है। हाँ, her son told her that it was for this classmate's little sister who was a special child. तो उसके बेटे ने कहा कि कहा कि इट वाज फॉर हिज क्लासमेट लिटिल सिस्टर, ये उसकी क्लास की एक छोटी बहन समान एक छोटी सी बच्ची है, उसके लिए है जो एक स्पेशल चाइल्ड है। स्पेशल चाइल्ड क्या होता है? हाँ। वैसे बच्चे जो जिसमें कुछ कमी रहती है, जो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा डिफरेंट रहते हैं, या वो तो उसके सुनने में कमी होती है, या बोलने में कमी होती है, या देखने में, या अदर कोई चीज़ में समझने में, है ना। तो जो हम लोग नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उससे कुछ डिफरेंट रहता है, तो उसको कहते हैं स्पेशल चाइल्ड। ठीक है। हाँ। The entire class was busy making cards, paper chains, caps, and makes for her फिफ्थ बर्थडे to make her happy. तो इंटायर क्लास मतलब पूरा क्लास वाज बिजी था। किस लिए? कार्ड बनाने में, पेपर चेन बनाने में, कैप्स बनाने में। और ये सब क्यों बना रहे थे? तो वो जो बच्ची थी, जो स्पेशल चाइल्ड बच्ची थी, उसका 5वां बर्थडे था, तो उसके बर्थडे को हैप्पी बनाने के लिए सब ऐसा कर रहे थे। The little girls unable to walk. The little girls was unable to walk, speak or hear, but here होता है hear, but ये क्या? But conveyed her happiness by smiling और clapping. देखिए, जो लिटिल गर्ल्स थी, तो लिटिल गर्ल्स वाज अनेबल मतलब नहीं कर सकती थी। क्या नहीं कर सकती थी? वॉक यानी कि चल नहीं सकती थी, स्पीक यानी कि बोल नहीं सकती थी, और हियर यानी कि सुन नहीं सकती थी। यानी कि वो अनेबल थी, योग्य नहीं थी बोलने का, चलने का और सुनने का, जिसको बोलते हैं गूंगी, बहरी, और मतलब बोलने में भी नहीं सकती थी और चलने भी नहीं सकती थी। हाँ। लेकिन बट कन्वेड हर हैप्पीनेस, वो अपने हैप्पीनेस को किस तरह से जाहिर करती थी? कन्वेड मतलब होता है जाहिर, जानकारी देना। कैसे करती थी? स्माइलिंग करके और क्लैपिंग करके। जब उसको बहुत खुशी होता था तो वो स्माइलिंग करती थी और क्लैपिंग करती थी। Anand's answer filled Meena's eyes with tears. She could. देखो, आनंद आंसर मतलब आनंद का आंसर। ठीक है। फुलफिल यानी कि फुलफिल कर दिया। क्या फुलफिल कर दिया? मीना की आंखें भर आई। ठीक है। आनंद के जवाब ने, ये जो इसका बेटा इसके जो जवाब दिया, उससे उसकी आंखें भर आई। ठीक है। शी कुड नॉट बिलीव दैट आनंद, उसको विश्वास नहीं हुआ कि आनंद who refused to share his toys with his own younger sister. हाँ, उषा कि रिफ्यूज कर देता था। रिफ्यूज मतलब मना कर देता था शेयर करने के लिए। अपना टॉय भी से नहीं वो शेयर करता था अपनी बहन उषा से। वो आज किसी के लिए पेंटिंग बना रहा है। ठीक है। और इसका सोच इतना अच्छा, ये देख के उसकी माँ की आंखें भर आई। could be so concerned about bringing joy to a special child. हाँ, तो could be so concerned, और ये कितना परवाह कर रहा है ना।
वो स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, बच्चे के लिए, स्पेशल बच्चे के खुशी लाने के लिए, ब्रिंग मतलब होता है लाना, है ना, खुशी लाने के लिए यह कितना कंसर्न है, चिंतित है। मीना फेल्ट प्राउड ऑफ हर सन, तो मीना को प्राउड हुआ अपने बेटे पर, है ना, कि आज जो बेटा मेरा जो अपना बहन के साथ टॉय भी नहीं शेयर करता था, यानी कि खिलौना भी नहीं शेयर करता था, वो एक अपनी फ्रेंड के लिए ऐसा कर रहा है जो एक स्पेशल चाइल्ड है ना, और वो उसके लिए कितना चिंतित है। ये इससे जो है मीना काफ़ी प्राउड फील कर रही है अपने बच्चे को लेकर। तो ये है द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर, है ना, पूरे चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, यानी कि दूसरे के प्रति संवेदनशीलता, भावुकता, क्या कहेंगे उसको, फीलिंग, इमोशन। ओके। Live in a society, all of us depend upon one another for different reason. देखो, we live in a society, हम लोग एक समाज में रहते हैं, ऑल ऑफ अस डिपेंड, और हम लोग डिपेंड है वन अदर, यानी कि एक दूसरे पर, फॉर डिफरेंट रीजन, अलग अलग कारणों से हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड है। Look around and you will find that most people are sensitive to the need of others. Look around and you will find, तुम देखो, है ना, आसपास देखो और तुम पाओगे, है ना, you will find मतलब तुम पाओगे, मोस्ट पीपल यानी ज़्यादातर लोग क्या है, सेंसिटिव है ना, सेंसिटिव है किसके लिए, टू नीड ऑफ अदर, दूसरों की ज़रूरतों के लिए, है ना। Everyone is ready to hold the hand of a child and an old person while crossing a road. देखिए, एवरीवन इज रेडी, हर कोई तैयार रहता है एक बच्चे का हाथ पकड़ने के लिए। अगर कोई बूढ़ा रोड क्रॉस कर रहा है ना, तो उसका हाथ पकड़ने के लिए हर कोई तैयार रहता है। तो ऑफर देम अ सीट इन अ बस और ट्रेन, और फिर बहुत ऐसे बूढ़े रहते हैं और हेल्पलेस पर्सन रहते हैं, उसको भी बहुत कोई बोलता है कि आप मेरी सीट पे बैठ जाइए, है ना, ट्रेन में या बसेस में। और हेल्प देम टू कैरी हैवी बैग, और वो उनका बैग कैरी करने में भी हेल्प करते हैं। तो हर एक कोई सेंसिटिव रहते हैं दूसरों के प्रति, वैसे लोगों के प्रति जो कि थोड़ा या तो बच्चे हैं या बूढ़े हैं या इस तरह से है जो कि उनको हेल्प की ज़रूरत है। तो सोसाइटी में इस तरह से होता है। Do you know a society is an organized group of people? सोसाइटी दरअसल है क्या, तो लोगों का एक ऑर्गेनाइज, संगठित समूह है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड समूह है ना। लोग जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहते हैं, नियम कानून का पालन करते हुए जो रहते हैं, वो एक हमारा समाज है। The children develop a caring attitude towards other by watching their parents and other people around them. देखिए क्या बोल रहा है कि चिल्ड्रन का डेवलप होता है क्या चीज़, कैरिंग एटीट्यूड, यानी कि दूसरों के लिए परवाह करना, दूसरों की चिंता करना, है ना, दूसरों की मदद करना। ये एटीट्यूड जो है बच्चों में कहाँ से डेवलप होता है, तो कहाँ से होता है, अदर बाय वाचिंग देयर पेरेंट्स एंड अदर पीपल अराउंड देम, अपने पेरेंट्स को देख के और अपने आसपास में जो लोग हैं उनको देख के, जो अपने आसपास में देखेंगे, ठीक है, खेल के मैदान में, स्कूल्स में या अपने अड़ोस पड़ोस में, और अपने बेसिकली अपने पेरेंट्स को देख के ये एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड मतलब ये आदत है ना, ऐसी आदत, कैरिंग की आदत कहाँ से आती है, अपने घर में देख के, आसपास में देख के, है ना। चिल्ड्रंस लर्न many things from their friends also. तो चिल्ड्रन क्या आते हैं, अपने दोस्तों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। नहीं बोलते हैं कि अच्छी दोस्त, जितने अच्छी दोस्त रहेगी बच्चा भी उतना ही, ख़राब दोस्त लाइफ ख़राब, है ना। एक अच्छा दोस्त मिल जाना समझो ज़िंदगी सुधर जाना। तो दोस्त भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं अच्छे चीज़ लर्न करने में, और बुरे चीज़ के लिए भी। जैसे दोस्त रहेंगे इसीलिए दोस्त को भी पहचानना ज़रूरी है। Let us take the example of Neeta. नीता का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। She lives in a joint family. वो एक जॉइंट फैमिली में रहती है, where everyone cares for the comfort of फॉर द others. कम्फर्ट ऑफ अदर। Oh, comfort. हाँ, तो ये नीता का यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। वो जॉइंट फैमिली में रहती है, ठीक है, हाँ. जहाँ पे हर कोई एक दूसरे के आराम का ख्याल रखता है। हाँ. She play quietly when When her her grandparents rest. rest. तो वो क्या रहती है, शांत रहती है जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स रेस्ट करते हैं। Grandfather. जब उसके दादाजी रेस्ट करते हैं ना, तो वो शांत रहती है। All the neighborhood children have also become conscious and do not make noise while Nita's grandfather is sleeping. तो ऑल द नेबरहुड, और बाकी पड़ोसी के बच्चे भी इस चीज़ के लिए कॉन्शियस रहते हैं, इस चीज़ के लिए मतलब सचेत रहते हैं, मतलब सचेत कहेंगे तो इसका यानी उसकी दोस्त लोग भी इस चीज़ की जानकारी रहता है कि रेस्ट करने के टाइम नहीं हल्ला करना है। और डू नॉट मेक नॉइज मतलब हल्ला, वो हल्ला नहीं करते हैं जब नीता के ग्रैंडफादर क्या करते हैं, सोए रहते हैं। हाँ. ठीक है, चलिए। Activity. List 2 good habits that you have learned from your friends. एक्टिविटी में क्या करना है कि दो अच्छे आदतों की लिस्ट बनाइए जो आपने अपने फ्रेंड से सीखा। क्या सीखा आपने अपने फ्रेंड से?
हम तो उतना कुछ नहीं सीखे हैं, बल्कि मेरी फ्रेंड से मेरे से सीखती है. अच्छा, क्या सीखती है वही लिखिए. लिखिए. तो शेयरिंग, गुड बिहेवियर, हेल्प नीडी पर्सन. अच्छा, गुड बिहेवियर, यहाँ पे एंड हेल्प टू नीडी पर्सन लिखना, तो क्योंकि 2 ही लिस्ट बनाना है ना. हाँ तो एंड हेल्प टू नीडी पर्सन, और हेल्प छोटे स्मॉल लेटर में. हाँ चलिए. वसुधा इज अ सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर. वसुधा एक कामयाब फैशन डिजाइनर है. Her mother works in an office and her father is a bank officer. उनकी माँ ऑफिस में काम करती है, पापा बैंक ऑफिसर है. हाँ. एवरी मॉर्निंग Vasudha baths and फीड हर ग्रैंड मदर्स. हर सुबह वसुधा जो है नहलाती है और भोजन करवाती है अपनी दादी माँ को. क्या नाम है उनका? शांति आनंद. बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले, बिकॉज ये वसुधा भी ऑफिस जाती है. ठीक है. इन दिस इवनिंग शी क्लीन एंड फीड्स हर अगेन. और फिर शाम को भी वो उनको साफ करती है और भोजन करवाती है. हर पेरेंट्स फील प्राउड टू हर कैरिंग बिहेवियर टुवर्ड्स हर ग्रैंडमदर. तो उनकी पेरेंट्स जो है बहुत फील तो होगा ही, प्राउड फील होगा कि उनकी बेटी कितनी अच्छी केयरिंग, अपनी दादी माँ को कितना केयर करती है. कहाँ आज बच्चों में ऐसा नेचर आजकल बिल्ड हो रहा है. है ना. तो उनकी बेटी कितनी अच्छी केयरिंग कर रही है अपनी दादी माँ को. दे अप्रिशिएट हर हेल्प. हाँ, तो ये इनके हेल्प को अप्रिशिएट करते हैं. उनके गार्जियन अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं. However, they had never forced Vasudha to take care of her grandmother. हालांकि वे लोग जो है कभी वसुधा को फोर्स नहीं किया, मतलब कि ये बोले नहीं है कि तुम अपनी दादी माँ को केयर करो ही, है ना. कभी उन्होंने उस पर जोर जबरदस्ती नहीं की. बट शी हैड ऑब्जर्व्ड हर पेरेंट्स एंड नेचुरली डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हर ग्रैंडमदर. तो ये जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया है. किससे उन्होंने ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व करना मतलब सीखा है, ये चीज़ को उन्होंने महसूस किया है ना. रहते रहते ये चीज़ ऑटोमेटिकली नेचुरली ही उनमें ये चीज़ डेवलप हुआ है उनके पेरेंट्स को देख के, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी जो है इसी तरह से केयरिंग नेचर के हैं. तो इस वजह से जो है वो अपने पेरेंट्स को देख के ये केयरिंग नेचर उनमें आई है कि और उनमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस उसमें डेवलप हुई है जो उनकी दादी माँ के प्रति जो है. तो ये सेंस उसको उनकी मम्मी पापा से ही डेवलप हुआ है. तो इसीलिए ना कहते हैं कि जैसे माँ बाप रहेंगे वैसे ही बच्चे का विकास होगा, मतलब डेवलप करेंगे. माँ बाप अगर गुड बिहेवियर गुड नेचर के रहेंगे, वो बच्चा अगर अपने माँ बाप को देखेगा कि ये लोग हमारे दादा दादी के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं या और लोगों के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, तो वैसा ही बिहेवियर करने की उनमें ऑटोमेटिक जो है नेचुरली ऐसा डेवलप होता है. और वही चीज़ अगर उसके मम्मी पापा बुरा बिहेवियर करते, अपने मम्मी को नहीं केयर करते, नहीं देखते, तो वसुधा में भी वैसा ही होता. वो अपने दादा दादी को उतना नहीं देखती, अपना ऑफिस जाते हैं, तब यहाँ पे बूढ़ी दादी माँ का क्या हाल होता, कोई उसका केयर करने वाला नहीं रहता. तो यही हाल तो अभी हर एक घर का है, क्योंकि बच्चे देखते हैं अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को, कि वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स का उतना अच्छा सा ख्याल नहीं रखते हैं. इसीलिए बच्चे में भी यही चीज़ डेवलप होने लगा है. तो क्या चाहिए एक मम्मी को, एक पेरेंट्स को क्या चाहिए कि वो जैसा बिहेवियर करेंगे बच्चे भी वही सीखेंगे. इसीलिए अच्छा बिहेवियर करो. जिस माँ ने, जिस पिता ने आपको जन्म दिया, इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया, उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करो. ठीक है. और जो भी आप करिएगा बच्चे में वही चीज़ का डेवलप होगा. ठीक है. तो यहाँ पे ये बड़ी अच्छी सीख बतलाई गई है. फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ लव एंड केयर. तो जो है परिवार जो है एक बहुत ही ख़ास रोल अदा करता है, प्ले करता है. मतलब किस चीज़ के लिए? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड लव केयर के लिए, प्यार और परवाह के लिए जो है ना, परिवार ही ये चीज़ को इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये चीज़ परिवार में ही बिल्ड होता है. हाँ. All children share a special burden with her bond with their grandparents. तो ऑल चिल्ड्रन शेयर अ स्पेशल बॉन्ड विथ हर बच्चे का अपने दादा दादी से एक खास रिश्ता रहता है, एक खास बॉन्डिंग रहता है ना. दे ग्लैडली रन टू गेट स्पेक्टिकल्स, मेडिसिन और एनीथिंग दैट देयर ग्रैंड पेरेंट्स वांट, है ना. तो स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, मेडिसिन का मतलब होता है दवाई, और दूसरे जो चीज़ जो उसके दादा दादी चाहते हैं. कहना क्या चाहता है यहाँ पे कि जैसे परिवार ही ये रोल अदा करता है कि किसके साथ कैसा बॉन्डिंग रहना है. चिल्ड्रन अपने दादा दादी के साथ कितने अच्छे से बॉन्ड से रहते हैं. दे ग्लैडली यानी कि खुशी खुशी दौड़ते हैं, भागते हैं, किस लिए? उनका चश्मा लाने के लिए, उनकी दवाइयाँ लाने के लिए, या और कोई चीज़ जो उनकी ज़रूरत होती है. स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा. On the other hand, the grandparents loved their grandchildren very much and never forget to buy
them gift like their favorite fruits, toys, story books, etc. इसी तरह से जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी जो होते हैं, वो लोग भी काफ़ी खुश रहते हैं। वो अपने बच्चों के लिए, अपने नाती नातिन के लिए जो है ना कुछ गिफ्ट, कुछ स्टोरी बुक्स, कुछ फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए कभी नहीं भूलते हैं। दे आर वेरी हैप्पी टू टेक द ग्रैंड चिल्ड्रन टू स्कूल। हाँ, वो कितने खुश रहते हैं अपने बच्चों को, मतलब अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को स्कूल ले जाने में, पार्क और सम अदर प्लेस ऑफ देयर चॉइस, और जगह पे भी या पार्क वगैरह में ले जाने में वो लोग खुशी महसूस करते हैं दादा दादी कि अपने बच्चे। लिव इन अ क्वाइट वर्ल्ड। लिविंग इन अ क्वाइट वर्ल्ड, ठीक है। क्वाइट मतलब होता है शांत, तो एक शांत दुनिया में रहना। शांत दुनिया क्या है ये देखते हैं। अंजलि वाज बोर्न डिफ। तो डेफ का मतलब होता है जो सुन नहीं सकता है, मीन्स बहरा, है ना। तो अंजलि एक मतलब कान से उसको सुनाई कम पड़ता था, बहरी थी। शी कैन नॉट हियर द नॉइस द साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग। हाँ, वो आवाज़ नहीं सुन सकती थी, जो लोग बोलते थे नहीं सुन सकती थी। हाँ, शी डज नॉट नो व्हाट इट इज़ लाइक टू हेयर। वो नहीं पता, उसको नहीं पता था कि ये क्या होता है ना, सुनना क्या होता है। बट शी नोज व्हाट इट इज लाइक टू बी डेफ, है ना। हाँ, लेकिन उसको ये पता होता है कि नहीं सुनना क्या होता है ना। उसको सुनना क्या होता है ये नहीं पता था, बट उसको ये पता था कि नहीं सुनना क्या होता है, मतलब शांत, कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता था। तो ये उसको ये पता था, बट सुनना क्या होता है वो कभी सुनी ही नहीं है। इट इज क्वाइट एवरीवेयर। हर तरफ शांत, हाँ, क्योंकि कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। व्हेन शी यूज हर हियरिंग एड कहते हैं, जो कान में सुनने के लिए लगाते हैं ना। हाँ, उसको कहते हैं हियरिंग एड। द वाइब्रेशन ऑफ द लाउड साउंड डिस्टर्ब हर। जब वो कान में लगाती थी ऐसे तो कभी कुछ सुनती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उनके वो एबल नहीं थे सुनने के। कान में उनका क्या था, प्रॉब्लम था कि वो बहरी थी। तो वो कभी तो कुछ सुनी नहीं है। जब ये वो लगाती थी हियरिंग एड, जो सुनने वाला मशीन जो वो लगाती थी, तब उसको अजीब वाइब्रेट महसूस होता था और वो उसको डिस्टर्ब करता था, जो कभी कुछ सुना नहीं है। अचानक से साउंड आएगा, ठीक है, तो डिस्टर्ब लगेगा ना। सी क्विकली रन ऑफ हर हियरिंग एड, और वो तुरंत ही अपने सुनने वाली मशीन को बंद कर देती थी। तो ये होता है डेफ। डेफ मतलब जो सुन नहीं पाता। हाँ, उसको एक लैंग्वेज में बहरा भी कहते हैं, है ना। हियरिंग इम्पेयर्ड डेफ। हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब, पैड मतलब होता है किसी भी चीज का बनना, है ना, पैड। और इम्पेयर्ड मतलब होता है बिगड़ना, यानी कि खराब, पता है ना। पॉसिबल मतलब होता है कि संभावना, और इम्पॉसिबल यानी कि असंभव है, इम लगा देने के। उसी तरह से पैड मतलब क्या होता है, बनना, और इम्पेयर्ड मतलब होता है बिगड़ना। तो अगर किसी को हम बोलेंगे कि हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब उसका सुनने में कुछ खराबी है। इम्पेयर्ड मतलब बिगड़ना मीन्स खराब, तो हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब सुनने में कुछ खराबी है ना। तो उसको कहते हैं ध्वनि बाधिता। ध्वनि मतलब आवाज होता है, और बाधिता मतलब उसमें बाधा पड़ रहा है ना, आवाज में बाधा पड़ रहा है। तो हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब सुनने में प्रॉब्लम, सुनने में खराबी। तो सुनने में खराबी को हम क्या कहेंगे, डेफ। चिल्ड्रन आर टाउट द सिंग लैंग्वेज। हाँ, तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन रहते हैं, उनको सिखाया जाता है साइन लैंग्वेज, नॉट सिंग। ओके, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज मतलब कोई चिन्ह सिखाया जाता है, जैसे ये साइन सिखाया जाता है। यहाँ पे है वो सब। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ गेस्चर ऑफ माइंड, गेस्चर और माइम, ठीक है। माइम, सुनिए क्या है, ध्यान से सुनिए। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, एक अच्छा से बनाया गया सिस्टम है गेस्चर और माइम का। गेस्चर कहते हैं, तो गेस्चर का मतलब होता है इशारा, माइम का मतलब भी होता है मतलब नकल उतारना या इशारा करना, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है इशारा का। यहाँ हर चीज़ इशारा से बताया जा रहा है। जैसे ए का सिंबल इस तरह से है, बी का सिंबल ऐसा है, सी को इस तरह से किया गया है, डी को ऐसे किया गया है। तो ये एक मतलब जो सुन नहीं सकते हैं तो उनको हम लोग इशारा से कोई चीज़ बतलाते हैं ना। तो ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, इन लोग का टीचिंग ही इस तरह से होता है। तो उसको बोलते हैं गेस्चर और माइम, मतलब इशारों वाली लैंग्वेज सिखाना, है ना। गेस्चर हम सब वर्ड मीनिंग दे देंगे, बढ़िया से इसको देख के सारा वर्ड को याद कर लेना, ठीक है। गेस्चर बोलिए इसको, गेस्चर और माइम। तो गेस्चर मतलब क्या हुआ, इशारा, है ना। माइम मतलब भी लगभग वही है, इशारा करना या नकल उतारना। माइम से ही मंकी बना है, मंकी नकल उतारता है ना। आप उसको एक, अगर वो मैंगो के ट्री में है तो आप उसको एक पत्थर फेंकेगा, बदले में वो आपको क्या फेंकेगा, मैंगो, क्योंकि उसके पास तो पत्थर है नहीं, कुछ तो फेंकेगा ही। कहने का मतलब बता रहे हैं। तो माइम मतलब ये होता है नकल उतारना। तो ये जो है साइन लैंग्वेज क्या है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है गेस्चर और माइम का, है ना, इशारों वाली लैंग्वेज है ये। यूज इन प्लेस ऑफ स्पीच, बोलने के जगह पे इसको यूज किया जाता है, ठीक है, बोलने के जगह पे। इट इज कॉमन अमंग पीपल हु डू नॉट स्पीक और कॉमन लैंग्वेज टू अमंग पीपल आर अनेबल टू स्पीक और हियर। तो ये कॉमन है किसके बीच, वैसे लोगों के बीच जो बोल नहीं सकते हैं,
क्या नहीं बोल सकते, एक कॉमन लैंग्वेज, जो हम लोग जैसे बोल रहे हैं वो नहीं बोल सकता है वो, है ना, यानी कि उसमें बोलने में एबिलिटी नहीं है, वो बोल नहीं पा रहा है। कोई कोई गूंगा भी तो रहता है, ठीक है, जो बहरा रहता है वो गूंगा भी रहता है, इतना जान लीजिए। जो बहरा रहता है ना, जो डेफ रहेगा, वो स्पीक भी नहीं कर पाएगा। इसका रीज़न क्या है, साइंटिफिक रीज़न, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लाइफ में कोई आवाज़ सुना ही नहीं है, साउंड सुना ही नहीं है, ठीक है। तो वो सुना ही नहीं है, तो फिर वो उसको बोलेगा कैसे? हम लोग कोई चीज़ को बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? हम लोग उस चीज़ को सुनते हैं, उस चीज़ को हम लोग जानते हैं कि इसको इस तरह से बोला जाता है, तभी तो बोल पाते हैं। तो जो बहरा रहेगा वो डेफिनेटली है कि वो गूंगा भी रहेगा, यानी कि वो बोलने भी नहीं सकेगा। तो ये लैंग्वेज किस पर फॉलो होता है? ये जो गेस्चर और माइम वाली लैंग्वेज है वो किस पर फॉलो होता है? इट इज़ कॉमन अमॉन्ग पीपल हु डू नॉट स्पीक। ये ऐसे लोगों के बीच होता है कॉमन, जो नहीं बोल पाते हैं, है ना। क्या कॉमन लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं वैसा लैंग्वेज वो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि और ऐसे लोगों के पास ये बोला जाता है, ये शाइन वाला लैंग्वेज, जो नहीं सुन सकते हैं, है ना, स्पीक और हियर नहीं कर सकते हैं, वैसे लोगों में ये लैंग्वेज कॉमन है। द डायग्राम शोज द हैंड मूवमेंट यूज इन फिंगर लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज। तो ये जो डायग्राम है वो दिखाता है हैंड मूवमेंट को, हाथ के मूवमेंट को दिखाता है, फिंगर स्पेलिंग और साइन लैंग्वेज। इसको फिंगर स्पेलिंग क्योंकि हर एक फिंगर में कोई ना कोई वर्ड बना हुआ है, ठीक है। इसी को साइन लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक साइन यानी कि यहाँ से एक चिन्ह का पता चलता है, तो इसको साइन लैंग्वेज भी कहते हैं। इच मूवमेंट सिम्बॉलिश अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। हर एक मूवमेंट जो है एक अल्फ़ाबेट सिंबल को, जैसे आई है तो आई दिखा रहा है, एच है तो 2 उंगली ऐसे किए हैं तो समझो ये एच है, ऐसे करके किए हैं तो ये ऐसे जे को इशारा करता है, ये के को इशारा करता है, ये एल को इशारा करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि इच मूवमेंट, हर एक मूवमेंट सिम्बॉलिश अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी ए से जेड तक के लेटर को अल्फ़ाबेटिकल लेटर कहते हैं ना। तो ये अल्फ़ाबेट लेटर को सिम्बॉलिश करता है। They are used together with gesture of specific word और ideas। तो ये किस लिए यूज होता है? ये किस लिए यूज होता है? gesture के लिए, gesture बताए थे, इशारा के लिए, हाँ, और एक स्पेसिफिक वर्ड के लिए और आइडियाज़ के लिए, जो भी उनको बोलना है, है ना, जो भी बोलना है, जो बतलाना है, उस बात के लिए भी, या कुछ चीज़ को इशारा करना है उसके लिए भी इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। और किसके लिए? जो स्पीक नहीं कर सकते हैं, जो हियर नहीं कर सकते हैं, बोल और सुन नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए ये लैंग्वेज है। which enable a hearing impaired person to converse मतलब होता है with other। हाँ, conversation यानी दूसरे के साथ बातचीत कर पाना, और दूसरों के साथ अपने फीलिंग को रख पाना, कन्वर्स होता है। तो ये किस लिए यूज़ होता है? जो नहीं बोल सकते हैं उनके लिए, जो नहीं सुन सकते हैं उनके लिए, ठीक है। इन अर्लियर टाइम मतलब होता है पुराने समय, बहुत समय पहले, मोस्ट पीपल बिलीव्ड, ज़्यादातर लोग विश्वास करते थे, दैट कि हियरिंग इम्पेयर्ड, जो सुनने की खराबी है, पीपल वेर इनकैपेबल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी कि वो अयोग्य है सुनने के लिए, एक लैंग्वेज को सीखने के लिए वो अयोग्य है। पुराने समय में ये विश्वास किया जाता था कि जो सुन नहीं सकते हैं वो किसी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे, कोई चीज़ पढ़ नहीं पाएंगे, और ऑफ बीइंग एजुकेटेड इन एनी वे, और किसी भी हाल से वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं पा सकते हैं। तो पुराने समय में ये बिलीव किया जाता था कि जो सुन नहीं सकते हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो वो पढ़ पाएंगे और ना ही वो कुछ सीख पाएंगे। बट पेड्रो डे पोंस जो थे, एक पर्सन थे पेड्रो डे पोंस, अ स्पेनिश मॉन्क कहते हैं, जैसे कोई महान साधु संत, एक सन्यासी टाइप के जो व्यक्ति रहते हैं उसको मॉन्क कहते हैं। तो एक स्पेनिश मॉन्क थे, बिकम द फर्स्ट टीचर टू टीच सच स्टूडेंट। तो वो पहले शिक्षक थे, टीचर थे, जिन्होंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया था। कैसे बच्चे को? जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, वैसे बच्चों को सबसे फर्स्ट में पढ़ाया था। वो क्या नाम था उनका? पेड्रो डे पोंस। पेड्रो डे पोंस। तो ये पेड्रो डे पोंस में हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे इसको, ओके, है ना, तो थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, हाईलाइट, है ना। तो पेड्रो डे पोंस जो थे वो स्पेनिश एक देश का नाम है, स्पेन, वहाँ के मॉन्क थे, और वो पहले टीचर थे जिन्होंने ऐसे बच्चे को पढ़ाया। सोचो कितना डिफिकल्ट चीज़ था, है ना, किसी बहरे और किसी गूंगे को पढ़ाना और सिखाना। तो ये जो है इस तरह के लैंग्वेज को इन्होंने समझा और उससे पढ़ाया, है ना। उसके बाद देखते हैं, इन 1620 जॉन पाउलो बोनेट, अनदर स्पेनिश, रोड द फर्स्ट बुक फॉर एजुकेटिंग देम। और 1916 में एक और थे, जॉन पाउलो बोनेट, जॉन पाउलो बोनेट, वो भी एक स्पेनिश थे। उन्होंने एक ऐसा बुक लिखा इन लोगों को पढ़ाने के लिए, उन्होंने एक ऐसा बुक लिखा। द बुक कंटेंड अ मैनुअल अल्फ़ाबेट सिमिलर टू द वन यूज टुडे। अच्छा, ये बुक जो था, इसमें
जो अभी जो अल्फ़ाबेटिक इस तरह के जो लैंग्वेज अभी जो पढ़ा रहे हैं वैसे ही कंटेंट जो है उस बुक में था। मैनुअल अल्फ़ाबेट मतलब हाथों के इशारे से सिखाया गया अल्फ़ाबेट, तो ये हाथों के इशारे से सिखाया गया अल्फ़ाबेट है ना। तो वही मैनुअल अल्फ़ाबेट सिखाया गया था। तो ये थे कौन? जॉन पाउलो बोनेट। डू यू नो deaf people are also trained to make sound and read the lip movement so that they can communicate with others. देखिए जो डेफ पीपल है उनको ये ट्रेंड किया जाता है, आर ऑल्सो ट्रेंड, उनको ये सिखाया जाता है टू मेक साउंड किस तरह से बनाना है मैंने, और रीड द लिप जो जैसे आप जो लिप बोल रहे हैं तो आपकी लिप कितनी बार अप डाउन हो रही है, तो वही लिप को पढ़ना के लिए सिखाया जाता है कि लिप इस तरह से होगी ना तो इसका मतलब ये बोला जा रहा है ना। देखिए क्या नहीं किया जा सकता है, जो सुन नहीं सकता वो लिपसिंग से समझ लेता है कि ये क्या बोल रहा है ना। तो ये लिप को रीड कराया जाता है, उनको साउंड सिखाया जाता है कि इस तरह से लिप करे तो इसका साउंड ये आएगा, है ना। तो ये चीज़ करके सिखाया जाता है और इस वजह से दे कैन कम्युनिकेट विद अदर, और वे दूसरों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। ठीक है, आज कितना डेवलप हो चुका है सब चीज़, है ना। अब है लिविंग इन अ डार्क वर्ल्ड। लिविंग इन अ डार्क वर्ल्ड मतलब एक अंधेरी दुनिया में। इससे पहले हमने क्या देखा था? लिविंग इन अ क्वाइट वर्ल्ड। ठीक है, एक शांत दुनिया में। अब ये है एक अंधेरी दुनिया में। अंधेरी दुनिया किसके लिए रहेगा? जो देख नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे है वो था हियर इम्पेयर्ड, है ना। और ये क्या है? विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअल मतलब होता है दृश्य, दिखना। तो दिखने में खराबी मीन्स की ब्लाइंड, मीन्स की अंधा। तो द विजुअली इम्पेयर्ड मतलब देखने की खराबी, दृष्टिबाधिता, और वो था श्रवबाधिता, सुनने की खराबी, और यह है देखने की खराबी मीन्स की अंधा। तो जो विजुअल इम्पेयर्ड पीपल है लर्न टू यूज देयर सेंस ऑफ टच टू फील एंड एंटिसिपेट। ये जो है, जो अंधे लोग होते हैं, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो सीखते हैं किससे? कोई भी चीज़ को वो कैसे सीखते हैं? देयर सेंस ऑफ टच, अपने टच के जो सेंस होता है, जो छू के ही ना हर चीज़ महसूस करते हैं। कुछ उनके सामने हार्ड चीज़ दे दो तो लगेगा कि ये हार्ड है, पत्थर है। कुछ मुलायम दे दो तो छू के ही करते हैं, कि देख तो पाते नहीं हैं, है ना। हाँ, एंटिसिपेट मतलब होता है अंदाजा लगाना। ठीक है, एंटिसिपेट मतलब अंदाजा लगाना। तो वो टच करके ही, फील करके ही अंदाजा लगाते हैं। दे रीड बुक दैट आर डिफरेंट फ्रॉम आवर, और वो बुक भी पढ़ते हैं, पता है अंधे हैं, बुक भी पढ़ते हैं, यस। और वो हमारे बुक से अलग होता है। किस तरह अलग होता है? द पेजेस आर देयर बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड डॉट्स। उनका जो पेजेस रहता है वो थोड़ा मोटा रहता है, और उसमें उनमें जो है ना डॉट्स रहते हैं। डॉट्स ऐसे जो पेज मोटा हुआ है उसमें जो है ना डॉट्स, वो भी डॉट्स कैसा है? उभरा हुआ, मतलब ऊपर उठा हुआ, पूरा ऊपर जैसे नोकीला मतलब ऐसे मान ए लिखा है, ठीक है, तो ऐसे ए ऊपर लिखा हुआ है, उसको वो टच करके ही महसूस करते हैं कि ये ए का जैसा लिखा है, ये ए है, हाँ, ये बी है। ये कितना डिफिकल्ट है तुम लोग के लिए। तो हम लोग के लिए क्या है? बस पढ़ के देख लिया, और वो लोग को तो हाथ से छू के समझना है ना कि ये क्या है। फिर भी वो लोग, कितने ही ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंड है बट उन्होंने कितना बड़े बड़े काम किए हैं। इवन IAS का भी एग्जाम क्रैक किया है और वो IAS ऑफिसर भी बने हैं। हाँ, वो क्या, हमारे यहाँ के पिछले बार जो हमारे यहाँ के DC थे वो अंधे थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता, तो उन्होंने IAS निकाला है इसी ब्रेल लिपि से। कि इसमें जो द बुक आर रिटन इन ब्रेल, और वो बुक जो ये लिखा जाता है रेज्ड, जो ऊपर नुकीला करके ऐसे उभरा हुआ लिखा जाता है, उस लिखने के स्क्रिप्ट को ब्रेल कहा जाता है ना। क्या नाम है उसका? ब्रेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेल स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट का नाम है ब्रेल। हाँ, ब्रेल लिपि कहते हैं हिंदी से इसको, ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट, है ना। ब्रेल स्क्रिप्ट किसके लिए है? अगर पूछे कि ब्लाइंड के लिए है या डेफ के लिए है, तो किसके लिए है ब्रेल स्क्रिप्ट? ब्लाइंड के लिए। हाँ, तो दे टच डॉट्स, दिस डॉट्स, और वो इस डॉट्स को टच करते हैं एंड रिकॉग्नाइज द रिटन वर्ड, और रिटन वर्ड को पहचानते हैं। दस दे रीड द रनिंग देयर फिंगर्स ऑन देम, और वो अपने फिंगर्स को इस तरह आगे बढ़ाते जाते हैं, डॉट्स को आगे, जिस तरह से वो भी धड़ाधड़ पढ़ते जाते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए क्या कमी है? आप देख पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, फिर भी नहीं पढ़ते हैं। देखो वो लोग डॉट्स को पहचानेंगे तब फिर उसको पढ़ेंगे और उस तरह से फिर लिखेंगे। कितना डिफिकल्ट चीज़ है। इतना बड़ा स्टोरी सब एवरीथिंग, हर एक चीज़ ब्रेल लिपि में भी, हर एक स्टोरी बुक्स वगैरह हर चीज़ मौजूद है अभी के समय में, है ना। हमें इतना जल्दी ये कैसे छू पाएगा, पढ़ पाएगा? हाँ बेटा, कैसे नहीं, वो देखिए प्रैक्टिस, उसी चीज़ का वो प्रैक्टिस कर रहा है, जब से पढ़ रहा है वो उसी तरह से पढ़ ही रहा है। ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि ब्रेल स्क्रिप्ट को लुइस ब्रेल ने इन्वेंट किया है।
इन एन एक्सीडेंट ही लॉस्ट हिज आई साइड, वो अपनी देखने की शक्ति खोए एक एक्सीडेंट में। पहले ये देख सकते थे बट बाद में वो देखने की शक्ति खो गई। किसमें? एक एक्सीडेंट में। ही हैड, एक्सीडेंट में उनकी आंखें की रोशनी चल गई, कुछ हुआ होगा। ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन लर्निंग, वो उनको पढ़ने की बहुत, उनको कुछ सीखने की, पढ़ने की, रीडिंग की बहुत उनकी इच्छा रहती थी, है ना, रीडिंग की बहुत इच्छा रहती थी। विच परस्यूड मतलब होता है उत्सुकता दिलाना, ढकेलना, आगे बढ़ना। तो उसने आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया, किसने? इनकी जो पढ़ने की इच्छा थी उस चीज़ ने। तो विच परस्यूड हिम टू फाइंड द वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, तो इनको पढ़ने की जो इतनी इच्छा थी उसी चीज़ ने इनको हिम्मत दिलाया, आगे ढकेला ये चीज़ इन्वेंट करने के लिए, जिससे वो लिख और पढ़ सके। उन्होंने वो रास्ता खोजा कि मैं आंखें चल गई, इसके बावजूद भी मैं क्या करूं कि मैं पढ़ने सकूं और लिखने सकूं। फाइनली ही इंट्रोड्यूस अ वे टू रीड एंड राइट, और तो ही इंट्रोड्यूस अ वे टू रीड एंड राइट बाय टचिंग द रेज्ड डॉट्स ऑन पेपर। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने ये रास्ता निकाला कि किस तरह से हम लिख और पढ़ सकते हैं, टच करके, जो उभरे हुए डॉट्स है उनको टच करके कैसे पढ़ सकते हैं। दिस स्क्रिप्ट वाज नेम्ड ब्रेल इन हिज ऑनर, तो इनके सम्मान में, क्योंकि इनका नाम क्या था? लुइस ब्रेल। हाँ, तो इनके सम्मान में, क्योंकि इन्होंने ही तो ये इन्वेंट किया था, है ना, ये तरीका इन्होंने ही खोजा था, इसीलिए इनके सम्मान में इस स्क्रिप्ट का नाम क्या रखा गया? स्क्रिप्ट कहते हैं लिखने के तरीका को, है ना। जैसे इंग्लिश लिखते हैं उसको कहते हैं रोमन स्क्रिप्ट, हाँ। हिंदी लिखते हैं उसको कहते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो लिखने के तरीका को, तो ब्रेल स्क्रिप्ट को किसने इन्वेंट किया था? लुइस ब्रेल ने। इन्हीं के नाम में, इन्हीं के सम्मान में इस स्क्रिप्ट का नाम क्या रखा गया? के सम्मान में ये इस लिपि का नाम रखा गया ब्रेल स्क्रिप्ट। ओके, द हियरिंग वैसे देखो इनका एस जो है ना, लुइस ब्रेल, तो लुइस ना बोल के इनको लुई ब्रेल कहा जाता है। इनका स्पेलिंग में इस तरह से है एस, बट इनका नाम क्या कहा जाता है? लुई ब्रेल। ओके। The hearing impaired or the visually impaired children deserve our understanding and not pity. तो जो सुनने की खराबी यानी कि बहरे, और जो बोलने के जो अंधे होते हैं वो डिज़र्व करते हैं आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ को, नॉट पिटी। पिटी यानी कि, पिटी मतलब होता है दया, रहम, है ना। हाँ। तो ये नहीं कि हम लोग उस पर दया करें, हम लोग उस पर रहम करें, वे वैसा नहीं है। जो नहीं सुन सकते हैं, जो नहीं देख सकते हैं, वैसे बच्चे भी डिज़र्व करते हैं कि हम लोग उनको मतलब वही सम्मान दे जो एक नॉर्मल पर्सन को देते हैं। हाँ। है ना। चलिए, उन पर हम दया ना करें, है ना। हाँ। यानी कि अरे ओह ऐसे करके नहीं, अरे उनको भी वही सम्मान दीजिए। अगर वो मेहनत करे और वो आगे बढ़े तो वो आपसे ज़्यादा भी अच्छा कर सकते हैं। They do not have the ability to hear with their ears or see with their eyes. They do not have ability, उनमें योग्यता नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है सुनने की और देखने की, है ना। हाँ। But they can be guided to move. They can be guided. They can be guided to move around on their own like other people. हाँ, लेकिन वो जो है अदर लोगों के जैसा ही वो भी कर सकते हैं अगर उनको गाइड किया जाए तो, है ना। They can study and work hard at different profession. हाँ, तो ये दे कैन स्टडी, वो स्टडी कर सकते हैं, वर्क हार्ड कर सकते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन, अलग अलग प्रोफेशन को भी वो भी कर सकते हैं। हाँ। बोले ना कि एक ब्लाइंड थे वो IAS ऑफिसर भी बने, और कितने ही ऐसे उदाहरण, इतने ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो फिजिकल उसमें डिसेबिलिटी है बट वो बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है ना। हाँ। They can prove to be useful member of society. वे प्रूव कर सकते हैं कि वो भी यूजफुल मेंबर है सोसाइटी के। If they are given proper फैसिलिटीज, हाँ। अगर उनको अच्छी फैसिलिटीज दी जाए, सारी सुविधाएं दी जाए उनको, और अपॉर्चुनिटी दी जाए एंड गाइडेंस, और उनको गाइडेंस किया जाए, तो वो भी जो है एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं सोसाइटी के। हाँ। तो ये सब उनको देना चाहिए, ना कि उन पर पीटी या ना कि उन पर दया करना चाहिए, रहम करना चाहिए, है ना। हाँ। तो दया और रहम के पात्र नहीं है कि कोई उस पर दया दे दे, है ना, दया कर दे कि ओहो बेचारे को दे दो कुछ, है ना, ऐसा नहीं। उनको आप मौका दीजिए बराबरी का, वो भी कुछ कर सकते हैं। उनको आप ऐसे स्पेशल चाइल्ड क्यों समझते हैं? वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। वी मस्ट गिव देम रिस्पेक्ट, हमें उनका रिस्पेक्ट, हमें उनको क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। नेवर बी अफ्रेड टू आस्क इफ दे नीड एनी हेल्प। हाँ, नेवर बी अफ्रेड टू आस्क, वो कभी भी डरे नहीं। अगर उनको कोई ज़रूरत हो, अगर उनको कोई हेल्प की आवश्यकता हो, तो वो कहने से हम लोग से डरे नहीं, क्योंकि हम लोग उन पर दया और रहम की जैसा चीज़ उनको दिखा देते हैं ना, तो वो कहने से डरते हैं, है ना, कि हम इस पर ये चीज़ कहें कि नहीं। तो हम लोग समाज को उस तरह से बनाए, सोसाइटी को इस तरह से बनाए कि ऐसे लोग भी अपने आप को अलग ना समझे हमसे, है ना। हाँ। How to develop sensitivity towards other. हम लोग कैसे डेवलप करेंगे दूसरों के प्रति जो इमोशन, जो फीलिंग है ना,
वो हम लोग कैसे डेवलप करेंगे? Respect the elder. बड़े का सम्मान करके. Do not make unkind remarks about anyone physical. ये क्या? Appearance. Like children wearing a brags, special shoes. और स्पेक्टिकल्स. स्पेक्टिकल्स मतलब बताए थे चश्मा. चश्मा. तो एक्सेट्रा. तो जो है ना अनकाइंड मतलब होता है निर्दयी, बेरहम, है ना. तो ऐसा जो है ना मतलब खराब कमेंट ना करें हम. रिमार्क मतलब कमेंट, ठीक है. एनी वंस स्पेशल फिजिकल अपीयरेंस, जो ऐसे लोग जिसको फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब कि उनको शारीरिक रूप से, मतलब शरीर के तौर से कोई कमी है ना. तो उसको देख के हम उस पर खराब टिप्पणी, खराब कमेंट ना करें, ठीक है. जो स्पेशल जैसे शूज पहनते हैं, चश्मा जो पहनता है तो लगा उनको डबल बैटरी, जो शूज पहनता है क्या क्या नहीं बोलते हैं, तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, है ना. Do not make नेगेटिव रिमार्क, वही होता है नेगेटिव कमेंट नहीं करें अबाउट एनी वंस रिलीजन, caste, language. किसी भी कास्ट को, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति के लोगों, कोई भी भाषा हो, उस पर खराब कमेंट ना करें, है ना. सबका सम्मान करना है. ये नहीं कि मेरी जाति है तो मेरी जाति बहुत अच्छी है. अरे भाई सबकी जाति अच्छी है ना. अपना कास्ट सबको अच्छा है, बट सबका कास्ट, आप अपने कास्ट को अच्छा कहिए, बट दूसरे के कास्ट को खराब मत कहिए, दूसरे के रिलीजन को खराब मत कहिए, है ना. हर एक का सम्मान करना चाहिए, ठीक है. Talk politely to younger children, older people, and everyone. मतलब अच्छे से, पोलाइटली मतलब होता है नम्रता के साथ, छोटों से बात कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, है ना. और स्पेशली द सर्वेंट, और खासकर जो सर्वेंट होते हैं, जो नौकर होते हैं, उसको भी सम्मान कीजिए. हाँ. Try to participate in different activities. डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, है ना, यानी कि भाग लो. Participation is more important than winning. भाग लेना प्रतियोगिता में, कोई भी कंपटीशन में, वो ज़्यादा जरूरी है, ना कि जीतना. ये नहीं कि हम जीतेंगे तभी भाग लेंगे. पहले आप भाग लीजिए हर एक चीज़ में, भले आप जीते या नहीं जीते, है ना. इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा. Have sympathy for the poor and those suffering from any disease. तो वैसे लोगों से सिंपैथी रखिए, वैसे लोगों से अपनी भावनाएं रखिए जो बीमार हो या जो गरीब हो, है ना. उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए. Share the household chores. तो घर के कामों में शेयरिंग कीजिए, हाथ बटाइए. Learn about meditation. It develops an ability to handle स्ट्रेस. देखिए मेडिटेशन को सीखिए. मेडिटेशन क्या होता है? शांत से एकदम रहना, अपने आप को महसूस करना, है ना. अपनी ब्रीदिंग को, अपनी सांसों को महसूस करना, यानी कि सब कुछ भूल के एक शांति में कुछ देर भी बिताना, है ना. भले ही आप 5 मिनट ही रहिए. इस तरह से क्या होता है, ये आप में एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आपको लायक बनाएगा, उस तरह का एबल बनाएगा. स्ट्रेस यानी कोई तनाव, कोई परेशानी, ठीक है. अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 2 मिनट के लिए अपने दिमाग को एकदम शांत रखिए, एकदम जीरो में ले जाइए, कुछ मत सोचिए, एकदम सिर्फ शांत रख के अपने दिमाग को खाली कीजिए. जिस तरह कोई चीज़ मोबाइल में डिलीट नहीं मारते हैं, उसी तरह से मोबाइल में होता है, कुछ ना कुछ सोचना ही आता है. तो यही चीज़ है, क्योंकि आप में ठहराव नहीं है. बहुत अच्छा चीज़ होता है. गुड सिटीजन आर आफ्टर ऑल मेड एट होम. तो एक गुड सिटीजन जो होता है, अच्छे नागरिक जो होते हैं, वो कहाँ बनते हैं? वो आखिरकार घर में ही बनते हैं. मेड एट होम. होम जैसा रहेगा बच्चे वैसे ही सीखेंगे. दैट्स ऑल. यहाँ पे चैप्टर समाप्त होती है, ख़त्म होती है. इसको एक बार 2 बार और आप रिवर्स जाइए, देखिए, चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. और साथ ही साथ हम लोग कल इसका एक्सरसाइज भी करेंगे, और उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमने चैप्टर काफ़ी अच्छे से कर लिया है. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय. अगर आप लोग को हम लोग का काम अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके हमें क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए. ठीक है. बाय. थैंक यू.